हेलो हेलो। अभी हम लोग हीट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। और कंप्यूटर भी आपका मेरे बाद चलेगा। 40-45 मिनट हम पढ़ाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर वाले सर आएंगे, ठीक ना। उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए, सवेरे खत्म हो जाएगा। 1-1.5 घंटा 1 घंटा वो भी लेंगे। कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ है? यहाँ से होना था क्या? यही तो होना था ना। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं। गैसों की विशिष्ट उष्मा। गैसों की विशिष्ट उष्मा दो प्रकार की होती है। एक होता है सीपी, एक होता है सीभी। गैसों की विशिष्ट उष्मा दो प्रकार की होती है, एक होती है सीपी और एक क्या होती है? सीबी। रिमोट देना, यहाँ नहीं है। गैसों की विशिष्ट उष्मा कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोस्त मेरे, एक होता है Q बराबर CV इंटू पी, एक होता है Q बराबर CP इंटू भी। ये हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कहते हैं सीपी और सीभी से डिनोट करते हैं, और इसका एक रिलेशन है सीपी माइनस सीभी बराबर आर, जहां आर जो है वो सार्वत्रिक गैस नियतांक है, जिसका वैल्यू होता है जूल पर मोल पर केल्विन। क्या होता है वैल्यू? जूल पर मोल पर केल्विन। कहते हैं गैसों की विशिष्ट उष्मा। गैसों की विशिष्ट उष्मा की अगर हम बात करें, पहला नियम क्या है? गैस को उष्मा देते समय आयतन स्थिर रखकर, क्या स्थिर रखकर? आयतन स्थिर रखकर, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो रे, सी भी की सी पी? सी भी ना। आयतन रखकर उसके दाब को बढ़ाया जा सकता है एट, यहां पर लिख लेना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट, यहां ताप नियत दिया है, उसको काट के लिखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आयतन को नियत रखकर। बेसिक साइंस की बुक मंडे से मिलेगी। और सीपी माइनस सीबी बराबर क्या हो जाएगा? आर। देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू जो दी गई उष्मा है, कहता है पहला नियम, गैस की को उष्मा देते समय आयतन स्थिर रखकर उसके दाब को क्या किया जा सकता है? यानी अगर उष्मा दीजिएगा क्यू तो उसके दाब में वृद्धि होगा। कब? जब दाब को, आयतन को क्या रखिएगा? नियत। यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएगा तो कांस्टेंट आएगा ना। यही कांस्टेंट है सी भी। यही कांस्टेंट क्या है? सी भी। सी भी क्या है? गैस की विशेष, जैसे हम लोग कहते थे क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम थीटा, यहां से अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते तो एम एस थीटा होता था। ये विशिष्ट उष्मा धारिता थी। वैसे ही यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो सी भी आएगा। क्या आएगा? सी भी क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट उष्मा है। विशिष्ट उष्मा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहते हैं Q बराबर होता है CV इंटू पी। सीभी क्या है? सीबी है 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए विशिष्ट उष्मा। फिर आते हैं हम लोग, अगर दूसरा नियम, कौन नियम? कि कहता है गैस को उष्मा देते समय उसका दाब स्थिर रखकर उसके आयतन को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। दाब को स्थिर रखकर अगर गैस को उष्मा देकर उसके आयतन को बढ़ा देते हैं, या समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो दाब कांस्टेंट सीपी आएगा कि सीबी आएगा? Q बराबर होता है सीपी इंटू भी, जहां सीपी क्या है? 1 ग्राम गैस 1 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए दी गई विशिष्ट उष्मा की मात्रा। और सीपी और सीबी का मात्रक क्या होता है?
कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। और m द्रव्यमान के गैस की विशिष्ट ऊष्मा, अगर हम m जो है वो द्रव्यमान के गैस की विशिष्ट ऊष्मा हम लोग निकालते हैं, Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, R। R सार्वत्रिक गैस नियतांक है जिसका मान 8.314 जूल पर मोल पर, सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान कितना, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। n होता है, R का मान कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ पीडीएफ डाल देंगे भाई। गैसों पर किया गया कार्य, W बराबर फॉर्मूला होता है एफ डी बी। डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी बी। यहाँ एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है, और डीबी जो है वो आयतन में अंतर है। क्या है देखो, किसी भी गैस पर जो किया गया कार्य होता है उसका फॉर्मूला होता है W बराबर एफ डी भी। W बराबर एफ डी भी मतलब हो गया फाइनल आयतन माइनस इनिशियल आयतन। W बराबर एफ डी भी, जहां डी भी क्या है, आयतन में परिवर्तन, की फाइनल माइनस भी इनिशियल। यहां से अगर हम W बराबर निकालते हैं दोस्त मेरे, एफ भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, मतलब आयतन में क्या हो गया, परिवर्तन। किसी भी गैस पर जो किया गया कार्य होता है उसका फॉर्मूला होता है W बराबर क्या, एफ डी भी, जहां डी भी क्या है, आयतन में परिवर्तन, यानी अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। ई फाइनल माइनस, अब देखो एक बात बताओ, अगर हम ये गैस है, इस पर हम इसके आयतन को ताप देके कार्य करके बढ़ा दिए तो फाइनल आयतन जो होगा वो ज्यादा होगा, इनिशियल आयतन जो होगा वो कम होगा। और अगर हम इसके आयतन को घटा दिए तो फाइनल आयतन जो होगा वो कम होगा, इनिशियल आयतन जो होगा बढ़। तो फाइनल आयतन अगर ज्यादा हुआ तो सकारात्मक कार्य हुआ, और फाइनल आयतन अगर कम हुआ तो नकारात्मक कार्य। हमने कार्य किया और आयतन उसका बढ़ गया तो सकारात्मक, यानी फाइनल आयतन अगर ज्यादा है तो सकारात्मक, और फाइनल आयतन कम है तो नकारात्मक। अब देखो कहते हैं कि गैस पर किया गया कार्य W बराबर होता है एफ डी भी। एफ डी भी बोले तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। W कार्य है और एफ क्या है, बल है, और डी भी आयतन में क्या है, परिवर्तन। तो अगर हम डी भी आयतन में परिवर्तन, भी हो गया, भी एफ हो गया अंतिम आयतन, भी आई हो गया प्रारंभिक आयतन। तो अगर 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 भी फाइनल ज्यादा हो, इनिशियल कम हो, तो सकारात्मक कि नकारात्मक, अब भी एफ कम हो और भी इनिशियल ज्यादा हो, नकारात्मक। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज का ताप आप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो हमको ये बताओ कि अगर ताप बढ़ाते हैं हम लोग तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा, फैलेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो क्या होगा, घनत्व और आयतन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना है। तो ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा क्योंकि फैलेगा, अब फैलेगा तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, घटेगा। यहाँ तुम देखो एगो लिस्ट हम दे दिए हैं तुमको, यानी हम ये कह सकते हैं कि ताप और आयतन, किधर गया, ताप और आयतन एक दूसरे के समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती, और ताप और घनत्व व्युत्क्रमानुपाती है। कहते हैं दोस्त मेरे ध्यान से देखो, ताप का मान बढ़ेगा तो घनत्व का मान घटेगा, ताप का मान बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा, और घनत्व घटेगा। ताप का मान घटेगा तो आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना हो गया। बोलो, ताप के बदलने से ताप के क्या करने से, ताप के बदलने से आयतन बढ़ता है, जिसके कारण घनत्व का मान क्या होता है, घटता है।
अरे कोई भी चीज का ताप बढ़ाइएगा तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? खाली बर्फ को छोड़ के, बर्फ ढलवा लोहा और बिस्मत को छोड़ के जितना भी पदार्थ है उसका ताप आप बढ़ा दीजिएगा तो आयतन में क्या होगा? वृद्धि होगा। और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। फैल जाएगा तो घनत्व कम ना हो जाएगा? विशिष्ट उष्माधारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि उष्माधारिता पदार्थ के क्या पर? द्रव्यमान। उष्माधारिता, उष्माधारिता की अगर हम बात करें, देखो एक होता है विशिष्ट उष्माधारिता, वो तो एस से डिनोट करते हैं। एक होता है उष्माधारिता जिसको एच से डिनोट करते हैं। एच अगर उष्माधारिता हो, एम अगर द्रव्यमान हो, एस अगर विशिष्ट उष्माधारिता हो, और थीटा अगर तापांतर हो। देखो तो हम लोग एक रिलेशन है, जैसे Q बराबर एम एस थीटा होता है ना, वैसे ही H बराबर फॉर्मूला होता है एम एस। एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एम एस। थीटा ने Q बराबर होता है एम एस थीटा, H बराबर होता है एम एस। तो यहाँ S विशिष्ट उष्माधारिता है, लेकिन H क्या है? उष्माधारिता। H क्या है? अब गौर से देखोगे तो यहां से अगर हम यहाँ H बराबर एम एस, तो हम लोग इसका दूसरा रूप में क्या लिख सकते हैं बताओ? H बराबर एम एस है ना, H बराबर एम एस के बदले में क्या लिख सकते हैं? Q बराबर होता है एम एस थीटा। क्या लिख सकते हैं बताओ? Q बाय एम थीटा लिख सकते हैं। एम एम कट जाएगा। Q बराबर H थीटा नहीं लिख सकते? बोलो। Q बराबर H थीटा लिख सकते हैं। तब ना Q बराबर, इससे भी Q बराबर एम है, ये सब छोड़ दो। Q बराबर क्या होता है? एम एस थीटा। और H बराबर क्या होता है? एम एस। यहां से M और S को मिला के H नहीं लिख सकते। बोलो। तो कहीं पर लिख लो। ऐप को अपडेट कीजिए, जिनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, ऐप को अपडेट कर लीजिए। हो गया? अरे वाह! ये तो दोस्त पता होगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कितने पर बराबर होता है? -40 ना। अब देखो तो ये बताओ, Q बराबर हम लिख सकते हैं H थीटा। बोलो। इसका अगर यूनिट निकालेंगे H का तो क्या निकल जाएगा? Q बाई थीटा। Q का हो गया जूल, और थीटा का क्या हो गया? केल्विन। या इसी का यूनिट हो जाएगा कैलोरी या बट्टा डिग्री सी। बोलो। अगला कहते हैं 2.5 द्रव्यमान, 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन की उष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यानी H मांग रहा है, विशिष्ट उष्माधारिता मांगे तो क्या मांगेगा? S। उष्माधारिता मांग रहा है मतलब क्या मांग रहा है? H। इसके तापमान में 10 डिग्री सी की वृद्धि होती है, तो स्टील की विशिष्ट उष्माधारिता इतनी है। बताइए कैसे बनेगा? H बराबर एम एस। एम कितना है? एस कितना है? जो बता रहा है आंसर कितना आ रहा है? 1250 आंसर होगा। अगला H बराबर होता है एम एस। देखो,
उष्मीय विकिरण को किससे मापा जाता है? एफ नहीं है। उष्मीय विकिरण को किससे नापा जाता है? बोलोमीटर। उष्मीय विकिरण को किससे नापते हैं? और सूर्य के विकिरण को किससे नापते हैं? एक्टियोमीटर। याद रखना, उष्मीय विकिरण को किससे नापते हैं? बोलोमीटर। और सूर्य के विकिरण को एक्टियोमीटर। उष्मीय विकिरण बोलोमीटर, और सूर्य के विकिरण को, उष्मीय विकिरण का मतलब हुआ भट्ठी की उष्मा। किसकी उष्मा? भट्ठी की उष्मा को जो हम लोग नापते हैं वो किससे नापते हैं? बोलोमीटर। और सूर्य की उष्मा को नापते हैं एक्टियोमीटर। और उच्च ताप को नापते हैं पायरोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइड्रोमीटर। पता है नहीं? उष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में चलता है। एक चीज आपको पता होगा कि ध्वनि तरंग जो होता है इसका वेग खाली 332 मीटर पर सेकंड है। बाद बाकी उष्मीय विकिरण कहे, प्रकाश कहे, विद्युत चुंबकीय तरंग कहे, इस सब का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। पता है कि नहीं? लिख लीजिए कहीं पर। बुक दोस्त मेरे सोमवार शाम में पटना में मिलेगा, मंगलवार से आपके नजदीकी शहर में मिल जाएगा। मंगल नहीं मिलेगा तो बुध तक मिलेगा। जोर से बोलिए। हाँ बट उसका जरूरत नहीं है, ध्वनि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए उसके डीप में नहीं गए। ये तो पता ही होगा आपको, ध्वनि तरंग ही दाब तरंग है। दाब तरंग ही कौन तरंग है? यांत्रिक तरंग। हाँ जी, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, डीजल का, तीनों का टेस्ट स्टार्ट हो गया। सोमवार से संडे टू संडे आपको टेस्ट मिलेगा। अब कहते हैं देखो, उष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कौन चाल से चलता है? प्रकाश के चाल से। उष्मीय विकिरण की तीव्रता बीच के मार्ग की दूरी और के वर्ग का क्या होता है? विक्रमण। बताओ, दूरी ज्यादा होगा तो तीव्रता कम। अगर उष्मा कहीं से आ रहा है, हम अगर ज्यादा दूर पर होंगे तो तीव्रता क्या होगा? कम। और कम दूर पर होंगे तो तीव्रता होगा ज्यादा। कहते हैं उष्मीय विकिरण की तीव्रता बीच के मार्ग की दूरी के वर्ग का क्या होता है? विक्रमण। अर्थात E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/IF, जहां E किरण ऊर्जा है और I जो है वो तीव्रता है। I क्या है? तीव्रता। हो गया? एक मिनट। आई स्क्वायर के भी व्युत्क्रमानुपाती ये होता है, आर स्क्वायर पर का भी चला व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। लेम्बर्ट नियम यही ना है। आर जो है ये दूरी, ठीक कर लो इसको। ई व्युत्क्रमानुपाती आई स्क्वायर भी होता है। लेम्बर्ट का कोचिया नियम है। ई विकिरण ऊर्जा है और आई तीव्रता है। हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो उसका नो PDF डाल दिए हैं दोस्त। बुक में सारा कुछ नहीं मिलेगा। आप बुक आ रहा है दूसरा, बेसिक साइंस एंड ED का। आगरा जाने के लिए देखो बता देते हैं, नॉर्मल पोस्ट से भेजेंगे जाएगा 10 दिन, स्पीड पोस्ट से भेजेंगे जाएगा 2 दिन में। लेकिन समस्या ये है कि स्पीड पोस्ट पे तुमको 120 रुपए के आसपास तुम्हारा कॉस्टिंग आएगा, तो पे करना होगा तभी जाएगा, नहीं तो पटना से ले जाओगे जितना प्रिंट है उससे 50% कम में दे। हो गया? लिखे? अगला। अब देखो, उष्मीय चालकता का समूहन। अगर वो समान लंबाई का चालक है, मान लो एगो ये चालक है, एगो ये चालक है, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, K1 है, K2 है, यहां पर हम इसको गर्म करते हैं। उष्मीय चालकता कैसे होगी?
कुल उष्मीय चालकता, जो कुल उष्मीय चालन होगा ये K1 और K2 को मिला के, अगर इसकी उष्मीय चालकता K1 है, इसकी उष्मीय चालकता K2 है, तो कुल उष्मीय चालन कितना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है, K बराबर 2K1K2 बट्टा K1 प्लस। कहते हैं श्रेणी क्रम में जब समान लंबाई के दो चालक को जोड़ने पर संयुक्त छड़ की उष्मीय चालक, तो समान लंबाई को जोड़ दिए, इसकी चालकता K1 है, इसकी चालकता K2 है, तो कह रहा है संयुक्त की चालकता कितनी, 2K1K2 बटा K1 प्लस के। इसका आप कहोगे आप सवाल कैसे पूछेगा, सवाल आपके सामने है, देख लो। कहता है दो समान लंबाई के धातु की छड़ जिसकी उसमें ई उष्मीय चालकता का यूनिट भी पूछता है, उसमें चालकता का यूनिट होता है जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। क्या यूनिट होता है, तो आप पूछा हुआ है, उष्मीय चालकता का यूनिट होता है जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। कहते हैं बताओ समान लंबाई के धातु की छड़ की उसमें चालकता 20 जूल पर मीटर पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन एवं 30 जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन है, तब इस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयुक्त की उसमें चालकता कितनी हो जाएगी। ए को मान लो K1, ए को मान लो क्या K2, तो 2K1K2 बटा K1 प्लस K2 भाग दे दोगे, आंसर आ जाए। बोलो, लेकिन समानांतर क्रम में जब जाओगे तो उसका फॉर्मूला ये होता है, जब दो समान लंबाई के छड़ समानांतर क्रम में जोड़ने पर संयुक्त छड़ का उसमें चालकता, संयुक्त छड़ मान लो ये से और ये से दोनों को समानांतर क्रम में आप जोड़ देते हैं, इसका उसमें चालकता K1, इसका क्षेत्रफल A1, इसकी उसमें चालकता K2, इसका क्षेत्रफल A2 है। K1 प्रथम की उसमें चालकता है और K2 द्वितीय की उसमें चालकता है। A1 प्रथम का क्षेत्रफल है, A2 द्वितीय का क्षेत्रफल है। तब जब समानांतर क्रम में आप जोड़िएगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। इसका सवाल कुछ ऐसा देगा, K2 दूसरे की उसमें चालकता है, K उसमें चालकता है, दोनों को मिला के A1 प्रथम का क्षेत्रफल है, A2 दूसरे का क्षेत्रफल है। आपको सवाल देगा दो समान लंबाई के छड़ जिसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो दो समान लंबाई का दे दिया है तो जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, एक का दिया है A1 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर स्क्वायर और इसका उसमें चालकता दे दिया है कितना K1, ई कितना हो गया, दूसरा छड़ है जिसका ई दे दिया है A2 और ई कितना दे दिया है A2 ना, बस फॉर्मूला लगाना है, यू विल गेट द आंसर। फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 बटा A1 प्लस A2, लगा दिए K1 A1 प्लस K2 A2 अब बटा A1 प्लस A2, इतना हो जाएगा आंसर। क्लियर है, दोनों का फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर श्रेणी क्रम में होगा 2K1K2 बटा K1 प्लस K2, अगर समानांतर क्रम में होगा तो K1 A1 प्लस K2 A2 बटा A1 प्लस A2, सब दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इसमें इसका यूनिट ये सेम यूनिट है जो इसका, ये जो यूनिट है समतुल्य जो होता है, बताइए 2 ओम और 3 ओम है, समतुल्य निकालिएगा 5 ओम हो जाएगा, तो उसका भी तो ओम है ना, होगा नहीं होगा। आपेक्षिक अगर कहीं पर लगा हुआ है तो उसका कोई मात्रक नहीं है। हाँ हाँ, लीजिए, अगर सापेक्षिक होगा ना तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब आ जाओ इधर, अलग अलग लंबाई के तार का संयुक्त ताप क्या होगा, फॉर्मूला है ये भी, ये आपको याद रखना होगा कि अलग अलग लंबाई का तार है, मान लो ये अलग लंबाई का, ये इतना बड़ा लंबा है और ये इतना बड़ा लंबा है, इसका दोनों का जोड़ के संयुक्त ताप कितना होगा। अगर आपको इसका ताप दे देगा, इसका ताप दे देगा, इसकी उसमें चालकता दे देगा, इसकी उसमें चालकता दे देगा, इसका मोटाई दे देगा, इसका मोटाई दे देगा, और तब कहेगा बताओ ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो संयुक्त ताप कितना होगा। जैसे इसका उसमें चालकता K1, इसका तापमान θ1, इसकी मोटाई D1, इसका K2 θ2 T2, हर पदार्थ की अपनी अपनी उसमें चालकता होती है जो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तब फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का संयुक्त ताप अगर कहेगा, वो तो उसमें चालकता था कि अगर दो समान लंबाई का श्रेणी क्रम में होगा 2K1K2 बटा K1 प्लस K2, और समानांतर में होगा तो K1 A1 प्लस K2 A2 बटा A1 प्लस A2। अगर दो अलग अलग लंबाई का तार होगा तो उसका, वो तो उसमें चालकता का फॉर्मूला था संयुक्त का, ये संयुक्त ताप का फॉर्मूला है। ताप का फॉर्मूला होता है K1 D1 θ1 प्लस K2 T2 θ2
अब बट्टा K2D1 प्लस K1। हाँ रुक जा रुक जा, रुक करने दे, रुक रुक रुक। K1D1 θ1D2, ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला को ठीक कर लो। K1 θ1D2 आ K2 θ2D1 बटे K1D2 प्लस K2D1, यही लिखा हुआ है, यही है, यही है तो ठीक है। देख लो कहीं नीचे में गड़बड़ी है क्या, यही है, नीचे वाला ठीक कर लो, जो छूटा हुआ लिख दो, ये फॉर्मूला सही है, लिख दिया, लिखा। इस पर कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। वैसे इस पर कोई सवाल अभी तक पूछा नहीं है। आ जाओ इधर, गुप्त उष्मा जानते हो? गुप्त उष्मा क्या होता है? अवस्था परिवर्तन करने के लिए दी गई उष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। जैसे मान लो कि अगर, एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर की बात करोगे, ये 0 डिग्री सी है, ये कितना डिग्री सी? 100 डिग्री सी। 0 डिग्री सी से इधर बर्फ रहेगा, और 100, 0 से 100 तक पानी रहेगा, और 100 के बाद जलवाष्प रहेगा। अब देखो, बर्फ है तो 0 डिग्री सी पर है, 0 से कम है, यहां से यहां तक जो आप गरमाओगे ना, के लिए फॉर्मूला लगेगा Q बराबर mS थीटा। और जब यहां तक आप गरमा दोगे, और तब जब 0 डिग्री सी पर आपको पानी में बदलना है ना, तो यहां लगता है Q बराबर mL। यहाँ S विशिष्ट उष्माधारिता है, जबकि L गुप्त उष्मा है। L क्या है? फिर यहां से यहां तक आप गरमाओगे तो आपको लगेगा Q बराबर mS थीटा। और यहां जब आप अवस्था बदलने जाओगे, Q बराबर क्या लग जाएगा? mL। सही है, ध्यान से देखो, अगर 0 डिग्री सी से इधर है तो क्या है? बर्फ। अगर आप 0 डिग्री सी से इधर पर गर्म करोगे, Q बराबर फॉर्मूला क्या लग जाएगा? mS थीटा। अगर जैसे ही 0 पर पहुंचोगे और आप चाहोगे बर्फ पानी में बदल जाए, तो क्या लगेगा? Q बराबर mL। यहाँ पर आपको पता है बर्फ के लिए विशिष्ट उष्माधारिता का मान कितना है? 2100 कुल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पर जो लगाओगे पानी में तो कितना है? 4200। वैसे ही यहाँ जब बर्फ को गलाकर जब आप पानी बनाओगे, तो यहाँ पर जो एल का मान है वो है 80 कैलोरी पर ग्राम। और जब जल पानी को जब जलवाष्प में बदलोगे तो इसका मान है 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी अवस्था बदलने के लिए जो दी गई उष्मा है वो कौन उष्मा है? गुप्त उष्मा। कौन उष्मा है? ध्यान से देखो, तापमान को स्थिर रखते हुए, यानी 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी है तो 0 डिग्री सी पर बर्फ को पानी में बदलेंगे, 100 डिग्री सी है तो 2100 डिग्री सी पर पानी को किसमें बदलेंगे? जलवाष्प में। कहते हैं तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त। किसी ठोस को गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता है? समान। कोई भी चीज अगर अपने अवस्था को बदलेगा तो उसका तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठोस के गलने की प्रक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। बताओ, कोई भी ठोस गलेगा, उष्मा लेगा तब ना गर्मा के गलेगा रे। उष्मा अवशोषित करेगा कि त्याग करेगा? बताओ हमको। ठोस जो है ये द्रव में बदलेगा और द्रव गैस में बदलेगा, तो ये उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी है? हाँ, अरे उष्मा ग्रहण करेगा तब नहीं गरमाएगा। और अगर गैस जो है ये द्रव में बदलेगा, गैस द्रव में बदलेगा, द्रव किस में बदलेगा? ठोस में। ये क्या हो जाएगा? उष्मा। उष्मा क्या हो जाएगा? छिपी। बोलो हाँ, सही है कि गलत? गैस को ठंडा कीजिएगा तब ना द्रव में बदलेगा, द्रव को और ठंडा कीजिएगा तब किस में बदलेगा? ठोस में। छिपी है कि शोषी है? क्या है? उष्मा छिपी ना है। कह रहा है ठोस को गलाने की प्रक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। सही बात है, ठोस को गला के द्रव बनाइएगा, उष्मा अवशोषण होगा।
इस उष्मा को गलन या संगलन या गुप्त उष्मा कहते हैं। कौन उष्मा कहते हैं? एक बात हमेशा ध्यान रखना, अवस्था परिवर्तन के लिए जो उष्मा दी जाती है उसे कौन उष्मा कहते हैं? गुप्त उष्मा। गलाने के लिए जो उष्मा दी जाएगी उसे गलन की उष्मा। आपके लिए जो उष्मा दी जाएगी वाष्पीकरण की उष्मा। बोलो। कहते हैं एम द्रव्यमान की वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा अगर क्यू हो तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एमएल ना। बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एमएल। इसका मान दाब पर भी निर्भर करता है। हम बताए थे, बताओ, दाब बढ़ाइएगा तो गलनांक घटता था। बर्फ का दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक क्या होता है? घटता है। क्यू बराबर होता है एमएल। अवस्था परिवर्तन ताप में वृद्धि नहीं होता है बल्कि जल का वाष्पन होता है, तो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एमएल। एल क्या है? एल का सही मात्रा क्यू बटा एम, कुल बटा के जी, कुल पर के जी। अब बताओ चला, गुप्त उष्मा में क्या स्थिर रहता है? ताप। बदलता क्या है? अवस्था। विशिष्ट उष्माधारिता में अवस्था स्थिर रहता है लेकिन ताप की गुप्त उष्मा हो गया क्यू बराबर क्या? एमएल। विशिष्ट उष्माधारिता क्या हो गया? क्यू बराबर। अब बताओ 5 ग्राम बर्फ है -10 डिग्री सी पर, इसको हमको बदलना है 5 ग्राम वाष्प में। तो पहले तो ये जो बर्फ है इसको तो बर्फ को 0 डिग्री सी पर लाना होगा। 0 डिग्री सी पर लाने के लिए क्या लगाना होगा? क्यू बराबर एम थीटा। और जब 0 पर आ जाएगा तो इसको पानी में बदलने के लिए क्या लगाना होगा? क्यू बराबर एम एल। अब फिर इस पानी को 100 डिग्री सी पर बदलने के लिए क्या लगाना होगा? क्यू बराबर एम एस थीटा। अब फिर यहां से पानी को वाष्प में बदलने के लिए क्या लगाना होगा? एम एल। सही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एल का सीजीएस मात्रा क्या हो जाएगा? कैलोरी पर ग्राम। बोले अभी बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी है? 80 कैलोरी पर ग्राम या 3.36 × 5 जूल पर केजी। वही अगर जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी? 2.25 × 6 जूल पर केजी, या 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? ए 1 BTU बराबर कितना कैलोरी? 252 कैलोरी या 1055 जूल। याद रखना होगा, डेटा है ये। हाँ, भाप से अधिक जलन होती है गर्म पानी की तुलना में, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। बोलन रे। आज जल जल जब पिघलता है तो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो भाप की गुप्त उष्मा ज्यादा होती है तो भाप से तुमको ज्यादा जलन होता है, अब पानी से कम। पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होता है। सही बात है। अगर किसी पर दाब बढ़ा दीजिएगा तो गल जाएगा, तब भी अवस्था बदल जाएगा। बताइए, सिलेंडर में आप लो टेम्परेचर पर रखते हैं और हाई प्रेशर पर रखते हैं तब ना द्रव अवस्था में बदलता है। इसका मतलब अगर आप सिलेंडर की बात करो, सिलेंडर में द्रव बनने के लिए गैस को, बताओ, निम्न ताप की उच्च ताप और दाब, इसका मतलब ये हुआ कि अवस्था परिवर्तन करने के लिए दो चीजें जिम्मेवार है, एगो ताप, एगो दाब। जल्दी से लिख लो।
हो गया। ये हुआ। 0 डिग्री सी पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सी पर जलवाष्प में बदलना है, यही ना करना है हो। 0 डिग्री सी पर कितना ग्राम बर्फ है, तो बदलना है कितना पर, 100 डिग्री सी पर लेकर जाना है। 100 डिग्री सी पर 1 ग्राम ना, किसमें बदलना है, ये है किसमें, बर्फ है, बर्फ है ना। ये अगर बर्फ है दोस्त मेरे, तो बर्फ को तो पहले पानी में बदलना होगा तब ना जलवाष्प में बदलेगा। तब पानी में बदलने के लिए क्या देना होगा, 90 डिग्री सी पर 1 ग्राम, अवस्था बदलना है तो क्यू बराबर ml देना होगा। m का मान कितना है 1, l का मान बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी हो जाएगा। और यहां से अगर हम चलते हैं तो इसको फिर और गर्म करके कितना पर लेके जाते हैं, 0 डिग्री सी पर पहले 100 डिग्री सी पर जल में ले जाएंगे तब ना जलवाष्प में जाएगा। तो पहले इसको 100 डिग्री सी पर 1 ग्राम को, ये तो बर्फे में है, नहीं जल न बन गया, अभी जले में बढ़ा देते हैं तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, m का मान कितना है 1, विशिष्ट उष्माधारिता 1 ना, थीटा ताप में अंतर है, कितना हो जाएगा, अभी 100 पर आ गया था, अब इसको क्यू बराबर ml देके जलवाष्प में बदल दें। क्यू बराबर देते हैं ml, m का मान कितना 1 का, l कितना 540 कैलोरी हो जाएगा। कितना कैलोरी हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस टाइप का बना लीजिएगा ना, कुछ नहीं करना है। पहले अगर पानी को, बर्फ को पानी में बदलना है तो बर्फ को पहले कितना पर लाना होगा, 0 पर। यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी 0 पर ले ले, फट से पानी में बदल दिए। पानी को जलवाष्प में बदलना है तो उसको कितना पर लाना है, 100 पर। 100 पर ले आए, क्यू बराबर ml देके इसको किस में बदल दिए, जलवाष्प में बदल। उसी अवस्था में गर्म करना है तो क्यू बराबर क्या देना है, mf थीटा, और अवस्था परिवर्तित करना है तो क्यू बराबर क्या देना है, ml। क्यू बराबर mf थीटा, यही सेम सवाल बना हुआ है। बता, आर्द्रता, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता। ए सुनो ना, बोला पीडीएफ बोलो बैच में भी अपलोड कर दे, कभी लेके आए। आपेक्षिक आर्द्रता का कोई मात्रक होता है क्या, लेकिन कुछ फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। वैसे अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो आपेक्षिक आर्द्रता, ये तो हम आपको पढ़ाएंगे वैसे उधर भी, किधर हिट, एक क्लास लेना है ना हमको डेंसिटी का। वायु की निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता एवं उसी आयतन में संतृप्त मतलब मिलाने में, संतृप्त करने के लिए आवश्यक आर्द्रता की मात्रा को सापेक्षिक आर्द्रता, अतः वायु में के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता एवं उसी आयतन पर संतृप्त करने के लिए आवश्यक आर्द्रता की मात्रा। मान लो आर्द्रता तुम्हारा है अभी वायु में, लेकिन तुम चाहते हो कि और ज्यादा आर्द्र हो, इसमें तो मॉइस्चर और ज्यादा मिलाना पड़ेगा। वो जो आर्द्रता अभी नॉर्मली है, और जो तुम आर्द्रता मिलाओगे अलग से, दोनों का जो आयतन होगा उसी को कौन आर्द्रता कहते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता। और सबको पता है आपेक्षिक आर्द्रता किससे नापते हैं, हाइग्रोमीटर। ये फॉर्मूला है आपेक्षिक आर्द्रता का। अलग अलग T डिग्री सी पर वायु में उपस्थित वाष्प का घनत्व बटा T डिग्री सी पर संतृप्त वाष्प का घनत्व, याद रखना होगा। T डिग्री सी पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित वाष्प का द्रव्यमान बटा T डिग्री सी पर वायु के उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक उष्मा का द्रव्यमान। उष्मांक मतलब जितना पर हिम होगा उस गिरने लगेगा, उस गिरना मतलब ठंडा होना कि गर्म होना। उष्मांक पर संतृप्त वाष्प दाब बटा T डिग्री सी पर संतृप्त वाष्प दाब गुना 100 का एकमात्र सवाल जो है, कहते जिस ताप पर वायु का जलवाष्प संतृप्त होता है उसे कौन बिंदु कहते हैं, उष्मांक।
संतृप्त हो जाता है मतलब पर्याप्त अगर वाष्प दाब हो जाए, पर्याप्त आर्द्रता हो जाए, तो उस बिंदु को हम लोग कौन बिंदु कहते हैं? ओसांग। इसका जो सवाल देगा कुछ नहीं है, किसी निश्चित ताप पर ओसांग का संतृप्त वाष्प कितना है? 25 बार। और वायुमंडल के संतृप्त दाब कितना है? 50 बार। तो अपेक्षिक आर्द्रता कितना होगा? तो ओसांक बटा वायुमंडल होता है, तो ओसांक कितना परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ओसांक कितना है? 25। वायुमंडलीय संतृप्त दाब कितना है? 50। दोनों को भाग दे दोगे कितना आ जाएगा? 50%। बट इस टाइप का कोई सवाल अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन एक टॉपिक था तो हम दे दिए। सवाल जो पूछा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पीडीएफ बांट देना। दो तीन को टॉपिक हम ये एक्स्ट्रा अपने मन से जोड़े हैं कि अगर पूछ दिया इधर उधर चला गया तो बस फॉर्मूला है, डिवाइड करना, यू विल गेट द आंसर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जब ये आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब स्टार्ट होगा दोस्त। ऐप पर नहीं डलाएगा क्या? अच्छा ठीक है। सुनो ना, ए लड़का, विथ सॉल्यूशन डाल दो। ए, हल्ला क्या कर रहा है? एक लाइन लिखना नोट करके, अंग्रेजी इकाई लिखना, एक लाइन नोट करके। अंग्रेजी इकाई हेज क्या करता है? अरे यार तुम लोग पीटी का बच्चा है। फिर रोन लिखना, अंग्रेजी इकाई में तापमान को फ़ारेनहाइट में व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी इकाई में तापमान को फ़ारेनहाइट में व्यक्त किया जाता है। इसमें व्यक्त किया जाता है। बता दो, ऊष्मा प्रवाह का कारण क्या है? ताप में अंतर। देखो, ऊष्मा प्रवाह तापांतर के कारण होता है। इसके कारण होता है। क्या?
उष्मा किससे नापते हैं रे? कैलोरीमीटर से? एक लिखना, नेक्स्ट पॉइंट। मोलर विशिष्ट क्षमता। मोलर विशिष्ट क्षमता। मोलर विशिष्ट क्षमता बराबर होता है 1/μ डी क्यू या डेल्टा क्यू बाई डी टी। क्यू उष्मा है, टी ताप है, म्यू कांस्टेंट है। देखा? क्यू उष्मा है, टी ताप है, म्यू क्या है? कांस्टेंट। बात बता, ये वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं, अंग्रेजी इकाई तापमान का क्या है? फ़ारेनहाइट। क्या है? अच्छा, ये जो हम लोग लिखते हैं C-0/100 - 0 इज इक्वल टू F-32/212 तो क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं? C/100 F-32 इसको इसको काट देंगे, 2×5 = 10, 2×9 = 18। ये हो जाएगा C/5 बराबर F-32/9। ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसी को कहीं कहीं पर लिखता है ना, T/5 बराबर TF-32/9। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो हम ऐसे लिख सकते हैं TC बराबर 5 TF-32। कैसे भी लिख सकते हैं। क्या? अरे वीडियो के साथ ही आपको मिल जाएगा CVT2 का ये फोल्डर। हो गया? हाँ, ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो अपने से कैलकुलेट करने का चीज है। पढ़ें? अब आप ALP CVT2 का क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा और एक भी टाइप मिसिंग नहीं होगा। पढ़ें? खाली दिमाग लगा के बनाइएगा। एगो बात बताइए दोस्त, एगो सिंपल सा दिमाग थोड़ा देते हैं। देखो, कभी कोई दिमाग अगर काम ना करे, एगो दिमाग जरूर लगाना। बड़ा सिंपली बन जाएगा क्वेश्चन। 200 जूल पर ग्राम अगर मान लो कहीं पर है, ध्यान से देखना, और दिया हुआ है 3, हमको ग्राम चाहिए, कितना ग्राम होगा? एकदम सिंपल है, आप गौर से देखिएगा तो ये दोनों, अगर मान लीजिए एक वैल्यू ये दे दे, एक वैल्यू ये दे दे, हमको ग्राम में उत्तर चाहिए, तो हम कर देंगे 200 जूल बट्टा ग्राम। बोलन रे, अब बट्टा है, बताओ कैसे करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं ना 200 जूल बट्टा ग्राम। हमको ग्राम ऊपर चाहिए, हमको ग्राम में द्रव्यमान मांग रहा है, कैसे निकालेंगे? 3 जूल बट्टा 200 जूल बट्टा ग्राम कर देंगे, ऊपर ग्राम मिल जाएगा। ये जूल जूल कट जाएगा, 3/200 ग्राम मिलेगा। टाइप से भी सवाल अटेम्प्ट करना बन जाएगा। आएगा सवाल तो पता चले। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये। तीनों को चैप्टर सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया। इस बार क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये 3 चैप्टर पिछले बार का सबसे हाईलाइटेड चैप्टर रहा। 1
ठीक है, सवाल बनेगा। 100 ग्राम भार वाले शीशे के खंड में 20 डिग्री से 50 डिग्री बन जाएगा। अरे हाँ ना, कुछ बोल लो। बन जाएगा। क्या लगाना है? Q बराबर M का मान कितना है? 1 kg में है। बनवाए भी तो थे। 127। थीटा ताप में अंतर है 30। उष्मा स्थानांतरण प्रणाली में चालन और संवहन गैस द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित होता है। क्या होगा बता? निर्वात द्वारा। अरे दोस्त, निर्वात में ही ना उष्मा का संचरण नहीं होगा। चालन और संवहन विधि द्वारा, ये तो विकिरण विधि द्वारा न होगा निर्वात में। एक कह रहा है देखो, अल्युमिनियम, पानी, बर्फ, इस सब में उष्मा का चालन होगा। इवन बर्फ तो बहुत अच्छा चालक भी है, लेकिन बर्फ के बीच में जो दोहरी दीवार होगी उसकी हवा कुचालक है, लेकिन बर्फ क्या है? चालक। बर्फ क्या है? चालक। तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा? निर्वात जहां कुछ नहीं होगा तो दो चीजों को अलग कर देंगे। निर्वात यानी हवा रहता है तो अलग कर देता है, तो निर्वात रहेगा तो और बढ़िया से ना अलग कर देगा। किस प्रणाली में भेजी जाने वाली उष्मा को मापा जाता है? उष्मा किसमें मापते हैं? जूल। उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो पदार्थ की एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। बता। ठोस को द्रव में बदल रहा है। सही है। ठोस को किसमें बदल रहा है? द्रव में। द्रवण की गुप्त उष्मा। बताओ, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे हम आपको, Q/T के ए डी थीटा बाई डी एक्स, याद है? उष्मा में कमी की दर मांग रहा है, यानी Q बाई क्या मांग रहा है? T। अब पुट कर दीजिए, Q/T मांग रहा है, K उष्मा चालकता कितना है? 0.15। क्षेत्रफल कितना है? 24 सेंटीमीटर मोटाई वाली दीवार की आंतरिक सतह का ताप इतना है, बाह्य सतह का ताप इतना है, दीवार इतना 25 डिग्री सी प्रति वर्ग मीटर। एक हो गया ना? तो बोलो, डी थीटा तापमान में अंतर, 25 में 5 गया कितना? 20। अब बटा डी एक्स मोटाई 24 की 0.24। छोटा के का मान जूल में है, ये क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर में ना होगा? बोलो, सॉल्व कर दोगे? कितना आ रहा है? पर क्या? पदार्थ का वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। पदार्थ की गति के द्वारा, पदार्थ की गति के द्वारा संवहन ना। एक को एक दूसरे को दूसरा, यानी पानी में जो है पदार्थ की गति के द्वारा ना उष्मा का संचरण होता है। कौन विधि द्वारा? संवहन। यह चालकता की इकाई अभी तुरंत बताए थे। क्या होगा बता? जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन होगा। अगला, जब 1 kg पानी को 4 डिग्री सी तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन बता क्या होगा? 1 kg पानी है, 4 डिग्री सी तक ठंडा करेंगे। 4 तक कह रहा है, घटेगा कि बढ़ेगा? अच्छा, 4 डिग्री सी से 0 कह रहा है, तब तक 4 से 0 कह रहा है तो बढ़ेगा ना भाई। 4 से 0, 0 से 4 घटेगा ना? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में अभिमुख होता है। कितना नंबर बराबर होता है? -40। बनेगा रे? हम तो बनवा भी दिए हैं इसको। Q बराबर एम एस थीटा लगाना है। Q बराबर एम एस थीटा। M का मान कितना? 0.2। S का मान कितना? 450। थीटा ताप में अंतर है 30।
इतना फ़ारेनहाइट किसके बराबर है डिग्री सेल्सियस बनेगा? कौन फॉर्मूला? C माइनस 0/100 - 0 अब बराबर F माइनस 32/212 माइनस 32। बोलो फ़ारेनहाइट का मान रख दो 86 माइनस 32/212 माइनस 32 सही हो जाएगा C/100। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। जो आएगा उत्तर हो जाएगा। किसी सामग्री के डैश का मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से वह ऊष्मा संचालित करेगी। बता क्या? ऊष्मीय चालकता जिसका जितना अधिक होगा उतना तेजी से ऊष्मा का संचरण करेगी। अरे बोलो, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्त, बना लोगे? देखो का विद सॉल्यूशन अभी हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, एक बार देख लो, एक को क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो बढ़िया से बना लेना। अब बना के विद सॉल्यूशन डाल दिए हम टेलीग्राम पे पीडीएफ, अभी डला गया है, अभी तुरंत देखो तो आया है मेन चैनल पे, जगह पे 2 लाख 2.5-3 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। एच निकाल, विशिष्ट उष्मा धारिता, उसकी उष्मा धारिता ज्ञात कीजिए। निकालो ना, क्या समस्या है? एक बार और पढ़ो, बन जाएगा। थोड़ा देखो चला, हम बना देंगे ना भी, तो तुम फट से देख के हो कर लेगा। एक बार तुम अपने से अटेम्प्ट करो, थोड़ा माथा पेची करो। हाँ, कुछ नहीं है, H/MS लगाओगे बन जाएगा। तो तुम बैठ जाओ, अस्थिर से पहले सोचो। जैसे दो बातें हैं, मेरे बना देने से तुम्हारा सवाल नहीं बनेगा, तुमको खुद से बनाना पड़ेगा। ट्रिकल ऐसा चीज है ना कि हम यहाँ बनाएंगे तो हाँ कर लेगा। एक बार घर पे जाके बैठ के अटेम्प्ट करो, ठीक ना? विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उससे समझने की कोशिश करो, और तब दिक्कत होगा तो हम हैं, हमरा से पूछो। आ गया? देख लो टेलीग्राम पे विद सॉल्यूशन डाल दिए, सॉल्यूशन है। रुको, तुम इसको दूसरा मेथड से बनाओ, पीडीएफ दे दिया ना तुमको, तुम इसको दूसरा मेथड से बनाओ, कहाँ दिक्कत होता है। नहीं तो दोस्त हम बता देंगे, एग्जाम हॉल सब बता दिए हम, मेरा सब बताया हुआ है। तो एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तुरंत थीटा जो है पते नहीं चलेगा की करना है, एम की करना है, एस की करना है, खुजली शुरू हो जाएगा। एक बार आप इसको बैठ के इत्मीनान से आज जाइएगा। 50-55 क्वेश्चन है, इसको आप समझ लो 9 सिटिंग में 50 को क्वेश्चन पूछा, यानी जब 40 पूछता 6, अब 50 पूछ रहा है, मतलब 8 क्वेश्चन पूछे। कितना पूछेगा? 8। अब इसको तुम दूसरा तरीके से बनाना, उसमें सोल्यूशन में जो दिया हुआ है रे, सॉल्यूशन में जो तुम्हारा दिया हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, θ1 L1 θ2 L2 करके, वो फॉर्मूला मत बनाना। वो तुम लगाना लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर का फॉर्मूला नहीं था जल का, MW QW माइनस T या MW T माइनस QW, उससे बना के देखो बनता है, ठीक ना? तब तू बनाएगा, थोड़ा अपने संतुष्टि होगा, हमरा से बन रहा है नहीं बन रहा है, कर चलवा, सही कि गलत? जन हाँ चला। हाँ कल क्या है क्या? गंगा घाट टेस्ट के बाद आके क्लास लेंगे, फालतू वाला बात नहीं। कल जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए, गंगा किनारे एक टेस्ट का आयोजन किया गया है कल 5:30 बजे। कितना बजे? 5:30 बजे। ALP CBT2 का टेस्ट है, ग्रुप डी का टेस्ट है, ये TRE का टेस्ट है। तो सब लोग जलूल से जलूल पधारें, ठीक है?
एक छोटा सा वीडियो हम लोग कल के गंगा घाट टेस्ट के लिए बना रहते हैं, अभी तक डाले नहीं है। रेडी? प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। कल 23/2/2025 सुबह 5:30 बजे, कितना बजे? सुबह 5:30 बजे गंगा किनारे हम आपको बुला रहे हैं। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास हो और आप हमसे जुड़े हुए हों, आपको लगे कि झा सर बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा कंटेंट दे पाते हैं, तो गंगा किनारे 23/2/2025 सुबह 5:30 बजे दिन रविवार को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, जहां आपको रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट या एएलपी सीबीटी 2 का टेस्ट या कोई भी एग्जाम का टेस्ट आपका है, तो आप जरूर से जरूर पधारें और इस महाकुंभ में अपना योगदान दें। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? पक्का? 23 तारीख 5:30 बजे। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। आप 1 मिनट रुक जा। कल हम लोग मिलेंगे। कल शाम वाला तो आज जो है, अरे आज भी है शाम वाला, तो आज भी है। ऑनलाइन वालों ध्यान से रूटीन सुन लो। नाइस क्लास। ऑनलाइन वालों ध्यान से रूटीन सुन लो। हमारी जो रूटीन है वो है, आज रात फिर होगा क्लास 8:15 से PM में। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको। और कल का क्लास सस्पेंड करोगे तो कर दो। जैसे वहां से आते आते 7 बज जाएगा, थोड़ा सा मन किचकिच किचकिच करेगा। ये वो काम करते हैं ना, कल हम लोग बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रात में खत्म कर लेते हैं और एक काम करते हैं, कल कंप्यूटर का क्लास लगा देते हैं। 9 बजे नहीं लगाते, 11 बजे लगा देते हैं। 11 बजे लगा देते हैं। कल कंप्यूटर की क्लास 11 से 1 में लगा देते हैं। लगा दें? कल आज भी अभी चलेगी कंप्यूटर। देखो दोस्त, थोड़ा सा कष्ट होगा, 20 दिन का बात है। क्लास बैठ के कर लो, भागा दौड़ी नहीं करो ना। आधा 1 घंटा लेंगे, वो 1 घंटा आज ले लेंगे, 2 घंटा कल पढ़ा देंगे, कंप्यूटर भी खत्म हो जाएगा। इधर से हम रात में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिए, इधर से हम हीट कंप्लीट कर दिए। अब बच गया मेरा एक लिवर एंड सिंपल मशीन। क्या बोल रहे? इन्वायरमेंट तो दूसरा टीचर पढ़ाएंगे, बायोलॉजी वाले टीचर आएंगे पढ़ाएंगे आपको। लेकिन मेरे तरफ से तो एक ही वो चैप्टर बचता है, लीवर एंड सिंपल मशीन। तो अभी ये आपके कंप्यूटर वाले सर, अभी ये कटेगा, कंप्यूटर क्लास लाइव होगा। आज का रूटीन यही है। फिर रात में 8:15 में हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। खत्म आज का रूटीन। कल का रूटीन सुन लो। कल का रूटीन में 11 बजे से कंप्यूटर की क्लास लगेगी 1 बजे तक। कल कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। और रात में 8 से 10 जो चलता है वो चलेगा एज इट इज। ठीक ना? कल खाली मेरी सुबह वाली क्लास नहीं, कि कल गंगा घाट टेस्ट है, सब बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक ना? और इसीलिए तुम लोग 11 बजे आएगा। कितना बजे आएगा? ओके, क्लियर है? एक चैप्टर मेरा बचा हुआ है, 2 दिन हमको लगता है रिजल्ट से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है? आज जो लोग नए हैं उनको फिर से पढ़ाएंगे, कि जो अभी अभी एडमिशन लिए होंगे उनको लग रहा होगा एक के चैप्टर बचा है, मेरा क्या हुआ, तो आपको फिर से पढ़ाएंगे। ये रोटेशन खत्म होने वाला है। अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रात में पढ़ा रहे हैं। दिन में मंडे को फिर पढ़ा देंगे लीवर एंड सिंपल मशीन, 1-2 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कंप्यूटर भी आपका खत्म। अब मेरे जगह पर तब इन्वायरमेंट चलने लगेगा। पुराने बच्चों का, नए बच्चों का जो है, हम अपना चैप्टर फिर से स्टार्ट कर दें। हाँ, आप टेंशन नहीं लीजिए ऑनलाइन वालों, जब जो शेड्यूल लगता है आप करते जाइए, हमको शेड्यूल पता है। ठीक ना? जब जो शेड्यूल लगता है आप करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग क्लास के बाद, यानी कल कितने बजे से क्लास चलेगा?
11 बजे क्या चलेगा? कंप्यूटर। आज रात 9 बजे क्लास, 8 बजे क्लास है, और मेरा, और कल भी मेरा क्लास है 8 बजे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गंगा घाट टेस्ट बोले तो 5:30 बजे। अच्छा, गंगा किनारे कैसे जाएंगे? गंगा किनारे जाने के लिए यूट्यूब कम्युनिटी में एक लिंक लगेगा, गूगल मैप लगेगा, उसको खोलिएगा, चल जाइएगा। उससे भी नहीं होगा, डेरा से बाहर निकलिएगा, जो लड़के कहीं जाते हुए बहुत सारे लड़के दिखे, उसका पीछा पकड़ लीजिएगा। फिटर की क्लास आज है। फिटर की क्लास जो आज 6 बजे से चलती है वो है 5 बजे। हाँ, आज तो 5-6 बजे बुलाए हैं, तो 5 बजे फिटर की क्लास है। ठीक है, कल भी है। वेरी मच। जब जो रूटीन ऑफलाइन वालों को कुछ पूछना है क्लास के बारे में, कोई दिक्कत है? देखो, रात वाला 9 बजे वाला आज भी है, कल भी है। 5 बजे वाला फिटर आज भी है, कल भी है। खाली कल मेरा ये वाला क्लास नहीं है। कंप्यूटर आज भी है, अभी, और कल भी है। चले, अभी थोड़ा ही देर पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना।